नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 194 नए संक्रमित, एक की मौत, 237 मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में कोरोना के मामले हो रहे हैं कम। उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज। बीजेपी 2022 चुनाव जीतने के लिए बना रही है लक्ष्य। पार्टी ने तय किए दिसंबर माह तक के कार्यक्रम। उत्तराखंड में शुक्रवार से भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में 24 घंटे में 194 नए संक्रमित मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, एक की मौत हो चुकी है और इस दौरान 337 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो यानी उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें, उत्तराखंड में तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यानी उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में 24 घंटे में 194 नए मामले मिले। एक तरीके से उत्तराखंड में अब मामले कम होते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी उत्तराखंड में कम होता नजर आ रहा है। और जितने मरीज ठीक हुए हैं, अगर आपको बताएं तो 237 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। 18+ वालों को भी वैक्सीन लगनी उत्तराखंड में शुरू हो गई है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं वैक्सीन को लेकर कि लगातार लोगों तक वैक्सीन लगाई जाए, लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। क्योंकि जितने जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे तो उतना ही तीसरी लहर में लड़ने के लिए ये चीज संभव हो पाएगी। क्योंकि वैक्सीनेट अगर आप हैं तभी तीसरी लहर में आप आसानी से तीसरी लहर से लड़ पाएंगे। फिलहाल बच्चों को भी वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय है। जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में वैक्सीन लगेगी बच्चों को। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग लाइव जुड़ गए। धनराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है उत्तराखंड में, क्योंकि अब मामले कम हो रहे हैं उत्तराखंड में। जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले उत्तराखंड में कम हो रहे थे, लेकिन 24 घंटे की बात करें तो एक बार फिर कोरोना के मामलों ने उछाल ली है कि 194 मरीज 24 घंटे के अंदर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बिल्कुल कम हो गए थे और 2 डिजिट पर इनका आंकड़ा आ चुका था कि 89 या 88 के लगभग ये मामले आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर 194 मामले कल 24 घंटे के अंदर आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उत्तराखंड सरकार लगातार इस पर सतर्क बनी हुई है। तमाम जो जागरूकता है उसके जागरूकता के लिए तमाम तरह की बात उत्तराखंड सरकार कर रही है और जागरूकता के लिए अभियान भी लगातार उत्तराखंड सरकार चला रही है। जी धनराज, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कितना इजाफा हो रहा है और अगर इजाफा हो रहा है तो क्या लोग आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं या अभी भी जैसे पहले लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे वही हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से पहले देखा गया कि जब वैक्सीन आई थी तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर बना हुआ था कि कहीं साइड इफेक्ट वैक्सीन से ना हो जाए। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए कि तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए खुद सेंटर पहुंच रहे हैं और तमाम रजिस्ट्रेशन लोग कर रहे हैं और 18+ की वैक्सीन भी अब शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि 21 तारीख से जो अभियान एक चला है वैक्सीन लगाने के लिए कि 18+ वालों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो तमाम लोग अब सेंटरों की तरफ जा रहे हैं और तमाम वैक्सीन अपने को करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक जागरूकता जरूर लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। जी, तीसरी लहर भी आने को है, तो तीसरी लहर के लिए कितनी तैयारियां उत्तराखंड सरकार ने कर ली हैं? क्योंकि कहा जा रहा है बच्चों के लिए तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, तो बच्चों को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं धनराज उत्तराखंड सरकार द्वारा? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से तीसरी लहर का आशंका लगातार जताई जा रही है और तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर आएगी तो कहीं ना कहीं बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी। तो उसके लिए तमाम उत्तराखंड की सरकार की बात करें, उत्तराखंड सरकार लगातार उस पर सतर्क बनी हुई है और तमाम जो हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटलों में जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद निरीक्षण कर रहे हैं, खुद औचक निरीक्षण उन्होंने किया है और तमाम जो बेड की सुविधा है या फिर ऑक्सीजन की
सुविधा है वो सब वहाँ पर की जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद ट्वीट भी कर चुके हैं कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो अपने सीएम आवास को भी जनता के लिए समर्पित कर देंगे और वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल वो बना देंगे। जी, चारधाम यात्रा की अगर बात करें उत्तराखंड में तो वो भी अब स्थगित कर दी गई है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या ये समझें कि कोरोना का इलाज नहीं करवा पाएगी उत्तराखंड सरकार, इसीलिए चारधाम यात्रा को अभी स्थगित करने का फैसला लिया गया है? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा को अभी स्थगित किया गया है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा खोलने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने फटकार उत्तराखंड सरकार को लगाई है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अभी चारधाम यात्रा नहीं की जाएगी। जो उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए चारधाम यात्रा खुल जाएगी, लेकिन फिलहाल उनके लिए भी स्थगित कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना के मामले अब फिर उछाल लेने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जरूर है कि सरकार को कुछ सबक इसमें मिल रहा है कि सरकार चाह रही है कि ये जो कोरोना के मामले हैं फिर से ना बढ़े, इसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है। और तमाम जो यात्री आने वाले हैं उनके लिए भी इस यात्रा स्थगित कर दी गई है। जी चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बात उत्तराखंड की ही करेंगे और आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव आने को है, इसको लेकर एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां उत्तराखंड में तेज हो गई है। फिलहाल तैयारियां तेज हो गई है उत्तराखंड में। बीजेपी 2022 चुनाव जीतने का लक्ष्य बना रही है और आपको बता दें रोड मैप तैयार किया जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। 2022 में टूटेगा मिथक और बीजेपी होगी 60 के पार। मदन कौशिक का यह कहना है कि बीजेपी 2022 में 60 के पार निकलेगी। पार्टी ने तय किया दिसंबर माह तक के कार्यक्रम। दिसंबर माह तक के कार्यक्रम को तय कर लिया गया है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। रैलियों के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से रैलियां कहां पर निकाली जाएंगी, लोगों के लिए क्या क्या किया जाएगा, नागरिकों के लिए क्या क्या किया जाएगा, उनसे क्या बातें की जाएंगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने को है। उत्तराखंड ही नहीं, पंजाब जैसे राज्य में भी अब गर्मी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। और उत्तराखंड की बात करें तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में भी सियासी गर्माहट तेज होती नजर आ रही है। और फिलहाल अगर उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो लगातार विवादों में फंसते नजर आते हैं उत्तराखंड के सीएम, जब से उन्हें पद मिला है उत्तराखंड के सीएम बनने का। लेकिन चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री किशन कुमार जी, सह प्रभारी अपने लेखा वर्मा जी और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला। और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का ये पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ उत्तराखंड से धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ गए। धीरेन्द्र, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या रोड मैप तैयार कर रही है उत्तराखंड सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या रोड मैप उन्हें तैयार करने भी चाहिए? देखिए पूजा, मैं बता दूं, अभी आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे स्क्रीन पे। बीजेपी की चिंतन बैठक रामनगर नैनीताल में चल रही थी 3 दिन, जो जिसका कल अंतिम दिन था और देर रात तक चलती रही। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पार्टी जो है रणनीति बना रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो गया है। इसके पहले आपने सुना होगा जो प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मदन कौशिक, उन्होंने कहा कि इस बार मिथक टूटेगा। अब मिथक क्या है? मिथक है कि उत्तराखंड का जब से निर्माण हुआ तब से कोई भी सियासी दल, कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है। कभी कांग्रेस रहती है तो अगली बार बीजेपी आती, फिर कांग्रेस आती, फिर बीजेपी आती। यही क्रम 2002 से लगातार चल रहा है। तो जो कांग्रेस बात करें, कांग्रेस को यह विश्वास है कि इस बार मिथक बना रहेगा और 2022 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, वो वापसी कर लेंगे सत्ता में। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक
का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका बयान है, उसको देखे तो आप देख सकती को आत्मविश्वास से भरे हुए थे और कह रहे थे कि इस बार ये मिथक टूटेगा, बीजेपी ये मिथक तोड़ेगी और 70 में से 60 सीटें अकेली बीजेपी जीतेगी। और ये आत्मविश्वास सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि 2017 के चुनाव में प्रदेश के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने 70 में से 57 सीटें जीतने में सफलता पाई और 5 साल तक लगातार उनकी सरकार चल रही है। तो इस तरह से देखें तो बीजेपी की जो सत्ता प्राप्त करने का रोड मैप है, जो चुनाव में महाभारत, जो चुनावी महाभारत होगा, उसकी जीत का जो रोड मैप है वह इस बैठक में तैयार हो गया है। जुलाई यानी कल से ही इनके अलग अलग मोर्चों की बैठक, अलग अलग जो बूथ स्तर इसके साथ ही आप देखेंगे, इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो बीजेपी है 2022 के विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वह नवंबर माह में प्रधानमंत्री की रैलियां आयोजित होगी। उसकी अभी उसकी तिथि, उसका दिन और उसका स्थान नहीं तय है, लेकिन इस बैठक में तय हो गया है कि नवंबर माह। लेकिन धीरेन्द्र, जिस तरीके से धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम लगातार विवादों में फंसते चले आते हैं, ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए ऐसे बयान मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकते हैं? पूजा, देखिए, कोई भी व्यक्ति सियासत में हो, उनके बयान देने के पीछे तरह तरह के निहितार्थ छिपे होते हैं और वह बयान भी कभी कभी किसी न किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कई बार ऐसा स्लिप ऑफ टंग का शिकार हुए, उनके लोगों ने कहा कि भाई जुबान फिसल गई। अब देखेंगे कि जब मीडिया में उसकी आलोचना हुई, विपक्ष ने उस पर अटैक किया, तो किस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने आप को संतुलित किया और वो बयानबाजी से बचते हैं। उतना ही बोलते हैं जितना कि उनको बोलने की जरूरत होती है। तो आप समझ सकती है कि सियासत में बयानबाजी भी चलती रहती है क्योंकि सियासी सरगर्मी बयानों से बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि आज की सियासत में चूंकि यह एक अनिवार्य पार्ट है उसका, तो इसलिए छोटे से लेकर बड़े नेता तक, जिम्मेदार पदों पे बैठे से लेकर के छोटे कार्यकर्ता तक तरह तरह के बयान देते रहते हैं और मीडिया की सनसनी बनते रहते हैं। और पार्टियों ने क्या तैयारी की है, क्या टक्कर देने के लिए क्या कुछ तैयारियां और पार्टियां कर रही हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए, बीजेपी चूंकि सत्ता में है इसलिए उसकी तैयारियों पे हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भी धरातल पे जाके अपनी तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही बीएसपी जो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जिसका काफी प्रभाव है, उसने भी ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड में बीएसपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही एक नई सियासी पार्टी की धमक जो है उत्तराखंड में ज्यादा महसूस की जा रही है पिछले कुछ महीनों से, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, उनके जो प्रभारी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और पार्टी में लोगों को जोड़ रहे हैं, यानी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिलेगा, जिसमें जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस, जेडी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करती हुई दिखाई देती है। और बीजेपी ने जो चेहरा बदला है सीएम का, तो आने वाले चुनावों में कितनी सहायता देगा बीजेपी को? देखिए पूजा, किसी भी पार्टी का चुनाव के एंड पहले चेहरा बदलना एक बहुत बड़ा रिस्क भी माना जा सकता है, लेकिन बीजेपी यह रिस्क लेती रही है, इसका इतिहास भी रहा है। इससे पहले भी कई राज्यों में उसने एंड चुनाव के मौके पर चेहरे बदले हैं, कहीं सकारात्मक परिणाम आया है, कई नकारात्मक परिणाम आया है। उत्तराखंड में इसके पहले भी 2012 में एक बार ऐसा हो चुका है, जब एंड चुनाव के पहले जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, और उन्हें हटा करके मेजर जनरल रिटायर्ड भुवनचंद्र खंडूड़ी को सीएम पद की कमान दी गई थी और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और पार्टी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर प्रचारित खंडूड़ी जी स्वयं चुनाव हार गए थे और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो अब देखने वाली बात यह है कि एक बार फिर से वही प्रयोग क्या यहाँ सफल होता है या नहीं होता है। धीरेन्द्र, जैसे कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कुछ दावे किए, 3 दावे किए कि बिजली को लेकर कि बिजली दी जाएगी, तो ऐसे क्या उत्तराखंड सरकार अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कोई ऐसे बड़े दावे करेगी, ऐसे बड़े वादे करेगी नागरिकों के लिए कि ये चीजें कराई जाएंगी? मैं बता दूं आपको, बिल्कुल पूजा, सियासत में जो दावे होते हैं या जो वादे होते हैं वो सियासत का रोडमैप भी तैयार करते हैं, सियासत की राह तय करते हैं कि सियासी पार्टियां किस राह पे आगे बढ़ेगी, क्योंकि वह एक उनके लिए चुनौती होता है। जब आम आदमी पार्टी
कल मैं देख रहा था जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जब बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे पंजाब के प्रदेश के लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से उन वादों के साथ उत्तराखंड के लिए भी एक तरह से चुनौती पेश कर रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वादे और दावे पंजाब में हैं शायद वही आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भी होंगे, क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे केजरीवाल की जो चुनौती है वह सियासी पार्टियों को गंभीरता से लेना होगा। उनको भी आगे बढ़ चढ़ के उनके जो वादे हैं उससे बड़े वादे करने पड़ेंगे और उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी जो चुनाव में प्रभावी हो और जो बीजेपी को सत्ता में वापसी करा सके। कांग्रेस को जो 2017 में सत्ता उसके हाथ से निकल गई थी, वह भी पूरी कोशिश करेगी कि वो भी सत्ता में वापसी करे। तो आने वाले समय में बहुत दिलचस्प नजारे सियासी जगत में देखने को मिलेंगे। कुछ ही महीनों का इंतजार होगा। मदन कौशिक ने जैसे कहा कि बीजेपी 60 के पार होगी इन विधानसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल चुनाव जब हुए थे तब हमने देखा कि बीजेपी ने यही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था, शायद इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो और यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ जाए? अब पूजा देखिए, बीजेपी जिस तरह से देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके दावों की माने तो दुनिया की भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब है सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी भी उसे खुद को साबित करना पड़ेगा। और बंगाल में जो दावे थे वो हवाई हो गए, तो निश्चित रूप से उनको एक सबक मिला होगा, एक अनुभव मिला होगा और वहां पे जो उनके हार के कारण रहे हैं उसको तलाशेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और शायद उत्तराखंड में उसको अप्लाई करें तो यहाँ पे उनको उन चीजों का सामना न करने पड़े जिसकी वजह से वो बंगाल चुनाव हार गए। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी की जो रणनीति होगी, जो उसकी प्लानिंग होगी चुनाव की, वो काफी पुख्ता होगी, काफी सोच समझ के की जाएगी और सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि उनको धरातल पर भी उतारने की कोशिश करती हुई पार्टी नजर आएगी और आम जनता को प्रभावित करने, इंप्रेस करने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी, जिससे 2022 में उनको जनादेश मिल सके। चलिए, धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम जानकारी देने के लिए। देखना हो क्या रोड मैप उत्तराखंड सरकार तैयार करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां पर बारिश लगातार होती नजर आती है और बारिश की वजह से सड़कें जाम हो जाती है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड में शुक्रवार से भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश होगी। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। उत्तराखंड में लगातार अब टीमें तैनात कर दी गई है और क्योंकि बारिश की वजह से तो सड़कें जाम हो जाती है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं कि सड़कें ब्लॉक ना हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड और सड़कें ब्लॉक होने के आसार उत्तराखंड में काफी ज्यादा नजर आते हैं। जब भी बारिश होती है सड़कें ब्लॉक हो जाती है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी कर दिया गया है जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बताएं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ ऐसी जगह है जहां उत्तराखंड में जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है और इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में शुक्रवार से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में ये बारिश होगी। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाखा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है उत्तराखंड में, क्योंकि अब बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है, तो क्या वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? जिस तरीके से आज 30 जून से आगामी 72 घंटों के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और खासकर जो चुनाव के जिले हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है, भी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इन सभी जगहों पर भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तमाम जो प्रशासन है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये सभी जिले संकीर्ण पहाड़ी जिले हैं और तमाम जो दिक्कतें हैं यहाँ पर भारी बारिश होने के बाद वो सामने आती हैं, चाहे वो मार्ग अवरुद्ध होने जैसी दिक्कत हो या फिर जिस तरीके से मलबा आने से नदियों का जब पानी खतरे के निशान से ऊपर बहता है, नदियां जब छोटी छोटी नदियां बनकर सामने आती है, तो जाहिर तौर पर इन सभी पहाड़ी जिलों में रहने वाली जनता के लिए भी मुश्किलें सामने आती है और इसी को लेकर तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट है।
जिन जगहों पर ज्यादा खतरा है, जिन जगहों पर ज्यादा बारिश के आसार है, वहां पर तमाम प्रशासन को अलर्ट किया गया है, वहां के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। स्वयं जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो जाकर मुआवजा कर रही है कि वहाँ किस तरीके के हालात हैं और या किस तरीके के हालात आगे बन सकते हैं और किस तरह से वहां से बचा जा सकता है। और जो नदियों के पास के जो घर हैं, क्या वहां के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया है? अभी चल रहा है कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से फिलहाल जब भारी बारिश के आसार हैं और नदी जो जिनके जल है वो अलकनंदा है, मंदाकिनी है, ये सभी नदियां जब खतरे के निशान से ऊपर बहती हैं और फिलहाल जिस तरीके से मानसून जब से शुरू हुआ है तब से राज्य में भारी बारिश हो रही है और इन सभी नदियों का जो जलस्तर है वो भी खतरे के निशान से ऊपर है। तो जाहिर तौर पर मानसूनी बारिश के चलते इन सभी जगहों पर, चाहे वो तटवर्ती इलाके हैं इन नदी के, उनको खाली भी कराया गया है और जहां पर खाली कराने के अभी बाकी है, जहां पर भारी बारिश के अभी संकेत मौसम विभाग के द्वारा दिए गए हैं, जाहिर तौर पर वहां से भी लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ भारी बारिश के आसार है और इस जगह से या तो सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचाया जाए या जो भी जो इंतजाम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर किए जा रहे हैं वो लोगों तक जरूर पहुंचाए जा रहे हैं। तकरीबन शुक्रवार से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, तो कब तक ये बारिश चल सकती है उत्तराखंड में? क्या कोई ऐसा अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है? उन्होंने कुछ जानकारी दी है ऐसे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करते हैं मानसून के आते ही फिलहाल जो मजबूती के साथ मानसून राज्य में दस्तक दी है और पूरी तरीके से पिछले एक हफ्ते से लगातार पहाड़ों में बारिश भी हो रही है। मैदानी इलाके जरूर खुश्की और गर्मी की मार झेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश हो रही है उसको देखते हुए फिलहाल मौसम विभाग ने अभी तो आगामी 72 घंटों के लिए भारी बारिश की आसार सभी पहाड़ी जिलों में जताए हैं। अब इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि मानसून की रफ्तार कम हो पाती है, कहीं पहाड़ी जिलों में रफ्तार कम हो पाती है या मैदानी जिलों में फिर से बारिश होती है, यह अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ऐसे आसार दिखने को नहीं मिलते कि पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावनाएं कम। चलिए, धन्यवाद विशाखा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यानी उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि घर पर रहें, क्योंकि सड़कें अब ब्लॉक हो जाती हैं समय पर और अपनी जान को नुकसान में ना पहुंचाए, क्योंकि बारिश की वजह से उत्तराखंड में काफी बुरे आसार भी देखने को मिलते हैं। चलिए, फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, तो अन्य खबरों के लिए गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।